ओके, अब ये आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मैं बताता हूं, तो आयोनिक बॉन्ड्स मींस द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस, bond formed between ions. Now question is that what is the meaning of ion? Question is that what is the meaning of ion? तो if हम आयन की बात देखते हैं तो आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज आता कब है? चार्ज आता कब है? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। सपोज हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे नियॉन है जिसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नियॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना नहीं चाहता है। व्हाई? बिकॉज इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से दिस नियॉन इज अ स्टेबल वन, सो इट इज शोइंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड ड्यू टू दैट दिस नियॉन doesn't want to transfer the electron. In transfer of electron, two possibilities are there. Either it will gain electron, either it will lose electron. Two possibilities are there. But this neon is a stable one. तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा, और ट्रांसफर नहीं करेगा तो चार्ज नहीं आएगा। इफ कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। If someone will lose the electron, then charge will positive. इफ कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव। अब ये मान के चलते हैं ए से A+2 बना, ए से A+2 बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा इसका मतलब इट विल लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है? लूज इलेक्ट्रॉन। एंड जीरो चार्ज इज जीरो, चार्ज इज +2, तो डिफरेंस इज 2। इट मीन्स दैट दे लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने क्या किया, ए से A-2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को कम किया। इफ हम ऐसा लिखते हैं B is converted into B-1, B is converted into B-1, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और नेगेटिव चार्ज कब बढ़ता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सो हियर मस्ट बी अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो हियर मस्ट बी अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। So these are charged particle, these are neutral particle. तो ये जो charged particle होते हैं that is called as ions, and these ions have 2 charge, either they have positive charge or negative charge. If they having a positive charge, so they are called as cation, cation, that is called as cation. If they having a negative charge, so that is called as anion, so that is called as anion. सो आयंस के 2 टाइप हैं, या तो हम कटायन बोल सकते हैं या तो अनायन बोल सकते हैं, ठीक है। इफ कटायन के ऊपर +1 चार्ज है तो इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट कटायन। इसको क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट कटायन, क्योंकि एक ही चार्ज है +1। इफ किसी कटायन के ऊपर +2 चार्ज है तो इसको बोलेंगे डाइवैलेंट कटायन, सही है। इफ किसी कटायन के ऊपर +3 चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइवैलेंट कटायन, सही है। तो ये मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे कटायन का होता है वैसे अनायन का भी होता है। इफ किसी के ऊपर -1 चार्ज है तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट अनायन, मोनोवैलेंट कटायन, मोनोवैलेंट अनायन। Why monovalent? Because 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। इफ वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा so they are called as the divalent, 3 करेंगे तो ट्राइवैलेंट, 4 करेंगे तो टेट्रावैलेंट, एज इट इज, ठीक है। सो कटायंस का इधर क्लासिफिकेशन किया जाता है, अनायन का ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो हमने कटायन अनायन को क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे बॉन्ड्स आयंस के बीच में बनता है, और आयंस के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इससे अच्छा हम लिखेंगे बिटवीन अपोजिट आयंस, सही है। बिटवीन आयंस लिखने से अच्छा है बिटवीन अपोजिट आयन लिखेंगे। सपोज ये मानते चले कि हमारे पास यहाँ पे A+ है, हमारे यहाँ पे B- है, हमारे पास C- है, और हमारे पास D+ है। तो A, B, C, D all are ions. Out of 4 ions, 2 are positively charged and 2 are negatively charged. So A and D act as a cation.
बी एंड सी एक्ट एज अनायन। सही है। अभी कटायन अनायन दोनों है, तो लिखा है आयोनिक बॉन्ड बिटवीन आयंस बनता है। सही है ना। अब आयंस बनता है मतलब क्या, ये भी अनायन, ये भी आयन है और ये भी आयन है, तो ए एंड बी बोथ आर आयन, बट in between A and B bond is not possible. Why? Because same charge always attract, same charge always repels each other. So A and B having same charge, both are ions, but they having the same charge due to bond is not possible. मतलब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस लिखने से अच्छा है हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन। ठीक है। लिखने के टाइम पे थोड़ा स्पेसिफिक लिखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। बिटवीन चार्ज, बिटवीन आयंस वो भी सही है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस ये ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन हुआ। ठीक है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब किसके बीच में पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ए कैन मेक बॉन्ड विद बी, पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, बिकॉज ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्ज, ए एंड सी हैविंग अपोजिट चार्ज, सो दिस बॉन्ड इज आल्सो पॉसिबल। बी एंड सी इज नॉट पॉसिबल, बी एंड डी इज पॉसिबल, हियर बी एंड ए इज पॉसिबल, वो तो हो गया। तो इस प्रकार से बॉन्ड्स यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। तो बॉन्ड हमेशा अपोजिटली चार्ज के बीच में बनता है, सेम चार्ज के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, कटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और अनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को हमने बोला था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ईपी, और एक को हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको हमने बोला था EN। तो एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के वजह से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के वजह से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेंगे और कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेंगे, क्या लगता है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेंगे, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, ए और डी के ऊपर, सो दैट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बी और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझ गए बात को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम है, तो इस कैल्शियम को मैं क्या बोलूं, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दिस कैल्शियम विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको ये पता करना पड़ेगा कि कैल्शियम जो रहेगा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो पहले मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखता हूं और इसका एटॉमिक नंबर 20 है। कितना है, 20। ठीक है। तो फर्स्ट शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 2। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, इट विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन। If it try to lose electron, so how many electron it can lose? It can lose 2 electrons. So by the loss of 2 electron, it is converted into calcium plus 2, and that will be 2, 8 and 8. So इस कैल्शियम ने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सही है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, क्या हुआ, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ओके, अब ये कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो अब ये कैल्शियम जो रहेगा वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का काम करेगा। सो इट एक्ट एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो कैल्शियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
कैल्शियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? कैल्शियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? इट इज अ मेटल। इट मींस दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो जनरली कौन होते हैं? मेटल होते हैं। सही है। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। What are the possibility? The atomic number of oxygen is 8. Atomic number is 8. First shell having 2 electrons and second shell having 8 electrons. So क्या है? In last shell of oxygen they are having 6 electrons. This octet of oxygen is incomplete, and this oxygen try to complete its octet. So for that it will try to lose electron, gain electron. So to complete the octet, this oxygen has a two possibility: either to lose 6 electron or gain 2 electrons. Lose 6 electron or gain 2 electron. Which number is less? 2 is less. It means that it can gain 2 electrons. When it will gain 2 electrons, it will become O minus 2, and this will be 2 and 8. So this oxygen transfers electron. And while transferring of electron, they are gaining electron, and that's why this oxygen is called as electronegative element. And this oxygen is a metal or non-metal? Non-metal. It means that जो non-metals होते हैं they are electronegative elements. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं। सपोज मैंने आपको पूछा व्हाट अबाउट द एल्यूमिनियम? व्हाट अबाउट द एल्यूमिनियम? हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो क्या लगता है? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्या हो सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. सो 2, 8 and 3. व्हाट अबाउट द वैलेंस शेल? इन वैलेंस शेल दे आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल ट्राई टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे कैन ट्रांसफर? दे कैन ट्रांसफर 3 इलेक्ट्रॉन्स. So this aluminium become aluminium plus 3. Means they are losing electron. So that is called as electropositive. तो एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोल सकते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक पॉइंट लिख देता हूं, दे कैन फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, सो बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, इन चारों को इरेज कर देता, कुछ काम नहीं इनका, हो गया। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स आर मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स आर नॉन मेटल। तो मैं एक पॉइंट ये भी बोल सकता हूं, कि इट मे बी फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दीज आर कंडीशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। दीज आर कंडीशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ऐसा नहीं कि कोई एक ही कंडीशन, 3 कंडीशंस आर देयर, कोई एक भी फॉलो करता है तो वो इस कंपाउंड में कहलाया जाएगा आयोनिक कंपाउंड। सही है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, सो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। जहां पे भी आपको अपोजिट चार्ज आयंस दिखे तो समझ जाने का कि इट इज अ आयोनिक कंपाउंड। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं NH4+। इज इट कटायन? इज इट अनायन? कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सो इस NH4 के ऊपर चार्ज कौन सा है? कटायन या अनायन? कटायन। अब इसके बाजू में यहाँ पे Cl- है, ये अनायन है। तो NH4 और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? NH4 और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए। Why? Because this is cation, this is anion। हम सेकंड कंडीशन, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जा रहे हैं। तो कटायन और आयन प्रेजेंट है तो आयोनिक बॉन्ड होगा। अब मैंने आपको पूछा NaBr, सो व्हिच बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन NaBr? क्या करेंगे? Na इज अ मेटल,
that is electropositive. Br is a non-metal, that is electronegative. So in between metal and non-metal, in between electropositive and electronegative, in between metal and non-metal, in between electropositive and electronegative, that bond will be ionic. सही है। if कभी ऐसा होता है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं here H and here Cl, H and Cl, क्या होगा? This H is a non-metal and Cl is a non-metal. So bond between two non-metals always covalent. समझे बात को? Bond between two non-metal will be always covalent. सही है। तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं रहेगा। ये कौन सा बॉन्ड रहेगा? ये कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। समझ गए बात को? डिफरेंस समझ में आ गया? ये आयोनिक है और ये कोवैलेंट है। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट आयंस है, इसमें नहीं है, और इसलिए एक आयोनिक बनेगा और दूसरा कोवैलेंट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, किसी भी बात का मतलब समझोगे so that will be easy for you. अब क्वेश्चन ये आता है why this Cl minus is near to NH4 plus? Why this Cl minus is nearer to NH4 plus? Why? Why? What is the reason? Na plus NH4 plus के बाजू में Cl minus क्यों है? क्यों है? क्यों होना चाहिए? क्या लगता है? क्यों होना चाहिए NH4 प्लस के बाजू में Cl माइनस? क्यों होना चाहिए? बिकॉज सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। समझ गए बात को? मेरा क्वेश्चन ये होता कि व्हाई Cl हैव नेगेटिव चार्ज, तो आप बोल सकते थे कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। माय क्वेश्चन इज दैट इस नेगेटिव पॉजिटिव के बाजू में क्यों है? रीजन इज दैट अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, जो कि आयोनिक कंपाउंड में होता है। ठीक है, और इसीलिए ये NH4 के बाजू में Cl माइनस है। समझ गए बात को? ठीक है, सो व्हाई दे आर क्लोज टू ईच अदर? बिकॉज दे हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इफ किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप इसको बोल सकते हो वेन, ठीक है, ओके, आप इसको बोल सकते हो कि दिस विल बी बिटवीन अपोजिट चार्ज। इसका दूसरा नाम आता है कूलम्बिक फोर्स। इसको कूलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन बिटवीन द अपोजिट चार्ज देयर विल बी कूलम्बिक फोर्स। बॉन्ड बनेगा, एनर्जी को रिलीज करेंगे, बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी को गेन करेंगे, एज इट इज। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? इट विल रिलीज एनर्जी। बॉन्ड ब्रेकिंग, गेन एनर्जी। ठीक है, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी जाएगा, बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी देना पड़ेगा। सो ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, ओके। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास Na है और मेरे पास Cl है, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। This Na having 2, 8 and 1, this Na having 2, 8 and 1, सही है ना?
ठीक है। हाँ, दिस Na हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जब Cl की बात करते हैं तो Cl इज 2, 8 एंड 7, सही है। तो Cl का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और Na का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब क्या होगा, Na विल ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मान के चलते हैं कि दिस इज Na वैलेंस शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज Cl वैलेंस शेल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो Cl के पास 7 है और Na के पास 1 है। हु विल गिव इलेक्ट्रॉन, हु विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, हु विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, Na। so this Na will transfer this electron here, so due to this Na become Na plus and this Cl becomes Cl minus. So this is cation and this is anion, and in between the cation and anion they are having electrostatic force of attraction and they both combine with each other and to form a new compound that is called as NaCl. That is NaCl. Suppose I am writing here, this is Ca, this is Cl and this is Cl. Okay, like this one. So calcium having 2 electrons in valence shell, chlorine having 7 electrons in valence shell. So 2 electrons in valence shell, 7 electrons in valence shell. So one chlorine can accept maximum how much electron? So one chlorine can accept maximum 1 electron, but one calcium can donate maximum 2 electrons. So to become stable, this calcium have to lose 2 electrons, but there is only one chlorine which can gain only 1 electron. तो क्या होगा, इनके बीच में पूरा बॉन्ड नहीं बनेगा ना, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो क्या करना होगा, Cl 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक Cl 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, हम एक और Cl को यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम 1 मोर Cl को यूज करेंगे। तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, this calcium will transfer 1 electron here and 1 electron here, and both chlorine are taking 1 electron. So this calcium become calcium plus 2, this Cl becomes Cl minus and this become Cl minus. Okay, अब कैल्शियम के पास कितना चार्ज है, +2। तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस +2, 2 पॉजिटिव चार्ज आर देयर, सो दे विल अट्रैक्ट 2 नेगेटिव चार्ज। Maybe 1 1 from 1 minus 1 they will be -2. So this is one possibility. So this calcium +2 goes with Cl, so this becomes CaCl2. This becomes CaCl2. Suppose I am writing here Mg and O. क्या लगता है, Mg that is 2, 8 and 2 and O is 2 and 6, like this one. तो क्या होगा, this Mg having 2 electrons in valence shell and this oxygen having 6 electron in valence shell. So magnesium can donate how much electron? Magnesium can donate how much electron? They can donate 2 electrons, but this oxygen can gain 2 electrons. So if this magnesium will donate both electron to this oxygen, what will happen? This magnesium become magnesium +2 and oxygen become oxygen -2. So +2 and -2 they combine with each other and converted into MgO. Is it clear? तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना कि बॉन्ड बनता कैसे है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बॉन्ड बनता कैसे है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो दिस इज आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज वैलेंस शेल भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। सो दिस आयोनिक बॉन्ड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, काम तो हो ही गया होगा, ठीक है। सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस वन। अब ऐसा है कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कभी कभी कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो मैं यहां पे पूछता हूं मैग्नीशियम 2A2, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा? कितना होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? इट विल ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स, so their valence electrovalency will be 2. Electrovalency will be 2. Suppose I am writing here aluminium, that is 2, 8 and 3. How much electrons in valence shell? How much electrons in valence shell? They are having 3 electrons, so they can lose 3 electrons, so their electrovalency will be 3. I am explaining this one. Valence shell की electrons, electrovalence very simple. I am writing here O, that is 2 and 6. इलेक्ट्रोवैलेंसी या चार्जलेस, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, वो चार्जलेस रहेगा। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? क्या लगता है? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 6 और 2, 6 और 2। Electrovalence of oxygen will be 2. Why? Because they are transferring 2 electrons. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी हम 6 नहीं बोलेंगे, हम उनको 8 बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम सॉलिड स्टेट में 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है सॉलिड स्टेट करके, उसमें हम लोग आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में दो बातें आती है। एक आता है लैटिस का मतलब, वन इज कॉल्ड एज लैटिस, या तो इसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो नॉर्मल सॉलिड स्टेट में होते हैं नॉर्मली। तो सॉलिड स्टेट का जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो ऐसे होता है। मैं 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब ड्राइंग थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना है। ओके, बहुत वीक है मेरा ड्राइंग। तो मैं यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हुए जिससे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। So this will 2 points meet here. ऐसे, ठीक है। अब
इस प्रकार से, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट दिस वन इज लाइक, ये इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, और इस 3D स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ओके, ओके, ना अब मैं यहाँ पे आपको जॉइंट्स दिखाता हूँ। दिस इज वन जॉइंट, दिस इज सेकंड जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट जो होते हैं ना, उसको देखना है ऐसे। तो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? आयंस, ऐसे। सो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं रहेगा। तो ये जो मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आयंस है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो 3D में ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्लियर। तो इफ हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा Na+ है, तो ये हमारा Cl- रहेगा, और ये हमारा Cl- है। इफ इसको हमने Cl- कंसीडर किया, तो यहाँ पे Na+ रहेगा। इस Na+ के बाजू में यहाँ पे Cl- रहेगा, Cl- के बाजू में यहाँ पे Na+ रहेगा, Na+ के बाजू में Cl- रहेगा, Cl के बाजू में यहाँ पे Na+ है, और Na+ के बाजू में यहाँ पे Cl- है, ऐसे। सो जो NaCl सॉल्ट हम बताते हैं ना, तो सॉल्ट का मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लिया, नमक का। तो इसे छोटे से पार्टिकल में ऐसे n नंबर ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है, इतना बड़ा होता है। और जब इसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये सभी के सभी आयंस डिसोसिएट होते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट में इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम आयंस का पोजीशन बताते हैं, क्या बोलते हैं? आयंस का पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पे जो आयंस होते हैं, इस आयंस को बोला जाता है लैटिस। आयंस को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ओके। लैटिस पॉइंट। तो जब आयोनिक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हर एक कॉर्नर पे, हर एक जगह एक आयन होता है, और उस आयन के प्लेस को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और ऐसे लैटिस पॉइंट का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है, वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे रहेगा? क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहेगा, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसको, मैं 12th स्टैंडर्ड में आपको बता दूंगा कि ये कैसा होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लैटिस। लैटिस पॉइंट का मतलब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जो आयंस होते हैं, उनको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। और लैटिस पॉइंट का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखो, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड रहेगा, उनको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? सॉलिड स्टेट में। देखो, जो मेरा एक पॉइंट होता है, उसको मैं एक या दो वर्ड में लिख देता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पे मैंने सॉलिड स्टेट लिखा, ठीक है। इसका मतलब ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट।
यहाँ पे लिखा मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो आयोनिक कंपाउंड्स शो इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। उसको एक लाइन में कन्वर्ट करना आना चाहिए इफ आप स्टेट बोर्ड के हिसाब से जाते हो। आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। Why high melting point and boiling point? Because electrostatic force of attraction present, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकंड थिंग, दिस आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल H2O। डू यू नो पोलर सॉल्वेंट? डू यू नो पोलर सॉल्वेंट? नाम सुना है कभी पोलर सॉल्वेंट का? नहीं? ओके, पोलर छोड़ो, सॉल्वेंट का नाम सुना है? सॉल्वेंट सुना है? पोलर को छोड़ दो, सॉल्वेंट पता है? हाँ, सॉल्वेंट पता है, बहुत अच्छी बात है। पोलर और नॉन पोलर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स पे देख लेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, तब ये समझ में आएगा कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप यही याद रखो, पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में मैं पोलर सॉल्वेंट के बारे में बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि ये यहीं पे सोल्यूबल क्यों होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल दिस आयोनिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये शो करते हैं, सबसे कम होती है सॉलिड स्टेट में, उससे ज्यादा रहेगा लिक्विड स्टेट में, और उससे ज्यादा रहेगा गैसीय स्टेट में। या तो ये बोल सकते हैं शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। इसका मतलब जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तब ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में रहेंगे तो कंडक्टिविटी को शो करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? नॉर्मली तो कंडक्टिविटी आती है, ये कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिकल या थर्मल, कोई भी। नॉर्मल कंडक्टिविटी किसके वजह से होती है? सपोज हमने बोला कि मेटल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैंने बोला मेटल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय आयोनिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट बाय। रीजन पता है? कंडक्टिविटी होने के लिए कंडीशंस क्या है, कि कहां से हमको पता चलेगा कि वेदर दे आर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो पहली बात ये है, हाँ, किसी ने पूछा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग क्या है, तो बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है वो कंडक्टर है, जिसमें पास नहीं हो रहा है वो नहीं है। ये नहीं पूछा मैंने ये पूछा क्यों होती है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी होने के लिए जरूरी चीजें क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो कंडक्टिविटी 2 वजह से होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल मतलब सेलफोन वाला नहीं, मोबाइल का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इजीली घूमता है, या तो जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होते रहता है। तो हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, किसका इलेक्ट्रॉन इजीली घूम सकता है? ओके, कोई बात नहीं। मेटल और नॉन मेटल में से कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखता है? मेटल और नॉन मेटल में से कौन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखता है, मेटल या नॉन मेटल? कौन इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ता है? देखो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। सही है? क्लियर है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, मतलब गेन करना नहीं चाहते,
नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं क्योंकि लूज करना पसंद नहीं करते। समझे बात को? तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद नहीं करता है, मेटल लूज करना पसंद करता है। इसका मतलब मेटल के साथ मेटल का इलेक्ट्रॉन्स के साथ का बॉन्डिंग वीक होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन्स के साथ का बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। और इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज नहीं करते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन के साथ का फोर्स कम होता है? नॉन मेटल में। सही है। तो ये नॉन मेटल मेटल में, और इसीलिए इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है, जो इजीली दे सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके साथ होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल के पास होते हैं। और इसीलिए मेटालिक कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते। समझा रीजन कि नॉन मेटल कंडक्टिविटी को क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि नॉन मेटल के पास का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टाइटली बॉन्डेड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन मेटल के पास का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली शिफ्ट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन इजीली हम किसी को दे सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास होते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेटल आर द कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्ट एज ए इंसुलेटर। समझ में आ गया? क्या अभी आपको ये पता चल गया कि मेटल की कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, नॉन मेटल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है ना? हाँ, ओके। हाँ, दूसरी बात, ये तो हुई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात। ठीक है, ये तो हुई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात। नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नॉन मेटल्स जो है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? अब देखो, सिंपल सी बात है। अब क्लास में दो लोगों के पास बॉल है, क्लास में ऑफ लेक्चर है, तो सर ने बोला कि आप ग्राउंड के ऊपर जाकर खेल सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, आपने सर्कल बनाया और खेलने के लिए जो बॉल होता है ना, पासिंग द बॉल का गेम खेलना शुरू कर दिया। पासिंग द बॉल का गेम खेलना शुरू कर दिया। अब जिसके पास बॉल है वो आपको बॉल इजीली देना चाहता है, तो क्या होगा? वो बॉल दूसरे की तरफ फेंकेगा, और बॉल ऐसे फेंकते फेंकते जाओगे तो वो बॉल घूम रहा है। सही है ना? क्योंकि जो बॉल का ओनर है, जिसका बॉल है, वो बॉल को शेयर करना पसंद कर रहा है, वो बॉल को ट्रांसफर करना पसंद कर रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर करना पसंद कर रहा है। तो पहली कंडीशन, जो बॉल का ओनर है वो बॉल को इजीली दे रहा है, और वो बॉल आप खेल रहे हो, मतलब बॉल घूम रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉल का ओनर है उसने बोला कि मैं आपके साथ बॉल क्यों शेयर करूं, मैं अपना बॉल अपने पास रखूंगा, तो वो आपको बॉल नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसके पास का जो बॉल है वो घूम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बॉल को टाइटली पकड़ा है। तो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन मेटल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली पकड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इजीली लूज नहीं करते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर द इंसुलेटर। ओके, क्लियर है? अब ठीक है। हाँ, सेकंड चीज जो होती है कंडक्टिविटी के लिए कि आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयंस होने चाहिए। अब आयंस का मतलब कैटायन और अनायन होने चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन है तो भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा, पानी में से जो करंट पास होता है वाटर में से, वो वाटर में से करंट इसलिए पास होता है कि वाटर में मिनरल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है। वो NaCl जो होता है वो हमेशा Na+ और Cl- के फॉर्म में होता है। इसका मतलब उस वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट है। इसलिए वाटर के किसी एक साइड में कोई वायर लगा हुआ है जहां से करंट पास हो रहा है, तो वो दूसरे साइड में चले जाता है करंट। तो वाटर में से करंट इसलिए पास होता है क्योंकि वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। आप वाटर में से सभी आयंस को निकाल दो, ओनली H2O को रखो,
भले हम H2O को बोलते हैं प्योर वाटर है, लेकिन वाटर प्योर नहीं होता है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली हम रिमूव नहीं कर पाते उसको। तो इफ वहां पे सॉल्ट है तो उसके पास आयंस है, और आयंस है तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा। आपको ऐसा वाटर देखे हुए जहां पे आयंस है ही नहीं तो वो कंडक्टिविटी को कैरी नहीं करेगा, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी आयंस की वजह से भी होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है। ठीक है, अब देखो मैंने माना कि ये Na+ है और ये Cl- है, ये Na+ है, ये Cl- है, ये एक दूसरे के एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज। तो ये कौन सा स्टेट होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड में क्या होता है, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आते हैं। अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, हीट करने से क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है। तो हीट करेंगे तो ये Na+ और Cl- दूर चले जाएंगे। जितना हीट करेंगे तो ये सॉलिड से बन जाएगा लिक्विड और लिक्विड से बन जाएगा गैस। सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस में और ज्यादा होता है, सही है ना। तो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। अभी ये सॉलिड में है तो Na+ Cl के पास है, सही है, सही है ना। ओके, जितना अपोजिट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सही है, उल्टा हो गया, रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट पार्टिकल्स के बीच का। अब देखो यहां पे Na+ और Cl- है, यहां पे Na+ और Cl- है, कंडीशन ए और कंडीशन बी, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ए में या बी में? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ए में या बी में? मतलब ये तो मान लिया आपने कि जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो सेपरेट होंगे या नहीं होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो सेपरेट होगा पसंद करेंगे या नहीं होंगे? अरे इन दोनों में से कौन सेपरेट होना पसंद नहीं करेंगे? इन दोनों में से कौन सेपरेट होना पसंद नहीं करेंगे? ये वाले। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होता है तो उनमें आयंस के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा कम होता है कि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो अलग होना पसंद नहीं करेंगे। और अलग होना पसंद नहीं करेंगे तो Na Cl से दूर नहीं जाएगा, और Na जब Cl से दूर नहीं जाएगा तो वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। लेकिन सॉलिड को जब हीट करते हैं, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में जाता है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, जैसे आपने वीडियोज में देखा होगा, जब मेटल को हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होता है। मतलब सॉलिड जब हल्का सा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोल्टन स्टेट, सेमी लिक्विड बोल सकते हैं। सो दैट इज मोल्टन स्टेट। और इसके बाद आती है लिक्विड स्टेट, और उसके बाद आएगा गैसीय स्टेट। तो आयंस सॉलिड में जब होते हैं तब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आयंस सेपरेट नहीं होते हैं। आयंस होने चाहिए और आयंस सेपरेटेड होने चाहिए, और सेपरेटेड कब रहेंगे, जब उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। और इसीलिए जब सॉलिड को हीट करते हैं तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और सॉलिड बिकम इन अ मोल्टन स्टेट, सॉलिड बिकम इन अ मोल्टन स्टेट। और ये मोल्टन स्टेट में आयंस थोड़ा सा सेपरेट होते हैं, और इसी वजह से ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाई आयोनिक कंपाउंड शो कंडक्टिविटी ओनली इन मोल्टन स्टेट? सही है, क्लियर? ओके। दूसरी बात, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं या तो आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। क्या बोला मैंने? आयोनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, आर वेरी फास्ट।
मतलब आयोनिक रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। एक लास्ट पॉइंट है दैट इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब मैं बाद में बता दूंगा, अभी पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, आपका एग्जाम है आज के लिए इतना ही, डाउट्स कल देखेंगे। ठीक है।